हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग इरुटेरिया बिहार दरोगा का वॉल्यूम 2 इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। यह दूसरा टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादकों से लेकर के उच्चतर उपभोक्ता तक उनके पोषी स्तर पाए जाते हैं और खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक पोषी स्तर एक पद कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कांडला जो है यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। कांडला जो है यह भारत जो है एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी ईपीजेड की महत्ता को स्वीकार किया है। और कांडला जो कि गुजरात में स्थित है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो माउंट किलिमंजारो जो है यह तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में एक है ओजस डेल सलाडो पर्वत है, और एक उत्तरी अमेरिका में पर्वत है माउंट मैकिनले, और यूरोप में है एल्ब्रूस पर्वत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। सबसे पहला दिया हुआ है कि भारत में इसके लगभग 95% भंडार जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। और प्रमुख खदानें नुआ मंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख और बेल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित है। और खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्रों में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित हैं। तो ये जो हो जाएंगे यह लॉ एस्क हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉ एस्क का जो प्रकार होता है इसमें हेमेटाइट होता है, जो भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लॉ एस्क है। और एक होता है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो है ये हेमेटाइट की तुलना में कम मात्रा में पाया जाता है। साथ ही होता है भंडार की बात करते हैं तो हेमेटाइट जो है इसका लगभग 18,000 मिलियन टन का भंडार है भारत में, और मैग्नेटाइट का जो है 10,500 मिलियन टन है। भारत में प्रचुरता जो है ये हेमेटाइट मैग्नेटाइट से अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेमेटाइट जो है के लिए प्रमुख राज्य उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। यानी गंगा नदी में उत्तर दिशा से आकर के मिलने वाली नदी कौन सी है। तो यह हो जाएगी कोसी और बूढ़ी गंडक। यह दोनों नदी जो है उत्तर दिशा से आकर के गंगा में मिलती है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसमें लिखा गया है बागमती। बागमती जो है उत्तर से मिलती है, लेकिन कर्मनाशा जो है यह दक्षिण दिशा से आकर मिलती है। यहाँ पे बूढ़ी गंडक जो है यह उत्तर से मिलती है, और सोन नदी जो है यह दक्षिण दिशा से आकर के मिलती है। फिर वैसे ही कमला जो है यह उत्तर दिशा से आकर मिलती है, लेकिन फल्गु जो है यह दक्षिण दिशा से आकर मिलती है। लेकिन कोसी और बूढ़ी गंडक यह दोनों नदियाँ जो है गंगा में उत्तर दिशा की तरफ से आकर मिलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि मौसम एवं उनकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो मौसम में और उसकी बनावट में जो परिवर्तन होता है यह पृथ्वी का अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना इसके कारण होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले जो है कम वाले को लिखेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा नेपाल हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, फिर चीन हो जाएगा, और फिर बांग्लादेश हो जाएगा। साथ ही देखेंगे जो बांग्लादेश है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश जो है यह 4,096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ। उसके बाद चीन जो है चीन साझा करता है 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और नेपाल जो है नेपाल
1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ। यहाँ पे आरोही क्रम में पूछा गया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जल प्राप्त करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और यह सतलज नदी पर स्थित है और इसका उद्देश्य है सिंचाई सुविधा और विद्युत उत्पादन करना। और इस बांध की जो ऊंचाई है यह 740 फीट इसकी ऊंचाई है और इसका क्षमता है 1325 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा सागर है और हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सागर हो जाएगा। वहीं 1970 तक फिजी एक अंग्रेज उपनिवेश था और वर्तमान में पर्यटन एवं चीनी का निर्यात जो है इसके विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत भी है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार जो है यह कुमारी अंतरीप से लेकर के कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की जो दक्षिणी पूर्वी तट रेखा है इसको कोरोमंडल बोला जाता है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एरिया है और यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा था। कोरोमंडल तट जो है एक पुर्तगाली यात्री के द्वारा नाम रखा गया है और इस तट का जो लंबाई है यह 1076 किलोमीटर है, कोरोमंडल तट की लंबाई। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और शिव समुद्रम कर्नाटक के चामराजनगर जिले के एक झरना है। 1905 में एशिया की पहली पनबिजली परियोजना यहीं स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो सूर सरोवर पक्षी विहार जो है यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसका स्थापना किया गया था 1991 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट जो होता है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है। तो यह बनाई जाती है भूमिगत जल के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है जिसमें मिलान करना है। सूची 1 और 2 दिया हुआ है। यहाँ पे जगह का नाम दिया हुआ है और उससे संबंधित जो खाने होती है, किस तत्व के खाने हैं इसके बारे में खनिज का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है काला हांडी, तो काला हांडी से निकाला जाता है बॉक्साइट, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद जावर जो है, जावर से जस्ता और शीशा निकलता है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। कुलार से सोना निकलता है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। और मोसा बनी से तांबा निकलता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन सी है। 3 4 1 2 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर था 1/6। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था। तो नायब ए खुदाई जो कहा गया था यह बलवन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बलवन ने स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिछाया घोषित किया था, जिसके लिए उसने खुद को नायब ए खुदाई कहा। और बलवन ने राजत्व सिद्धांत दिया जो एक दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित है। बलवन ने रक्त और लौ नीति का प्रतिपादन किया था और बलवन ने ही नौरोज त्योहार, सिजदा और पैबोस तथा इसे पाबोस बोलते हैं, इसी प्रथा को लागू किया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन भी किया। और मीर कासिम जो है ये बंगाल का नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। और मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और बंगाल में का जो राजधानी का क्रम पूछा जाए अगर, तो बंगाल का राजधानी का जो क्रम था वह हो जाएगा सबसे पहले ढाका, फिर उसके बाद मुर्शिदाबाद और फिर उसके बाद मुंगेर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह लड़ा गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान जो थे कुली कुतुब शाह, इन्होंने विजयनगर के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। इसके अलावा उसने गजपति नरेश से कृष्णा और गोदावरी के कुछ भाग समर्पित करने को बाध्य भी किया था। इससे क्रोधित होकर के विजयनगर के सम्राट ने सालू तिस्मा को गोलकुंडा को जीतने के लिए भेजा, जिससे कुतुबशाही सेनाओं को पूरी तरह पराजित करके गोलकुंडा द्वारा अधिकृत पूर्वोत्तर प्रदेशों पर अधिकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, गलत को चूज करना है। सबसे पहला है, जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यानी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जो कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों ही अलग अलग मुद्दों पर उभरे थे, परंतु इन दोनों ने अहिंसक असहयोग आधारित कार्रवाई का एक साझा कार्यक्रम अपनाया था। बाद में 4 फरवरी 1922 को चौरा चौड़ी घटना के कारण जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले गया था, न कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में समाप्त हुआ था, जो कि सही है। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, यह भी सही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है। सबसे पहला है, अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का कोशिश किया था, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, जो कि गलत दिया हुआ है। अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख थे वह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, खरोष्ठी में नहीं लिखे गए थे, तो यह दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। उसके बाद है, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, यह सही है कि 13वें अभिलेख में जो है अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 3 भी सही दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3, यही दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इसका शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। यह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था और गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो विनोबा भावे जो थे यह प्रथम सत्याग्रही बने थे। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे। उसके बाद पूछा गया है तीसरे सत्याग्रही, तो तीसरे सत्याग्रही जो बने थे यह बने थे ब्रह्मदत्त, यह तीसरे सत्याग्रही थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे बताया गया है नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प को चयन करना है। इसमें सही स्टेटमेंट चूज करना है। पहले है, औजार पॉलिश किए जाते थे नवपाषाण काल में, जो कि सही बात है। और इस अवधि में ओखल तथा मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, यह भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था और यह किया गया था बम्बई में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी और खलीफा के तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसमें सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है इनका सिलसिला था चिश्ती सिलसिला, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएंगे बहाउद्दीन जकारिया जो कि सुहरावर्दी से संबंधित थे। उसके बाद मियाँ मीर जो है यह कादरी संप्रदाय से संबंधित थे, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। और अहमद सरहिंदी जो है ये नक्शबंदी से संबंधित थे, इनका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 3 2 1 4 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि गलत दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की स्थापना की गई और इस सरकार में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल यानी अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रदान किया गया और इस अधिनियम के तहत जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई थी। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव लिखा हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि सही है। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बने थे, यह भी सही है। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, यह भी सही है। नेक्स्ट है अगला है 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है। सूची 1 और 2 दी हुई है। यहाँ पे उपनाम दिए गए हैं। सबसे पहला है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो सबसे पहले का मिलान जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यह दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। उसके बाद है महामना, यह महामना जो बोला जाता है यह मदन मोहन मालवीय को बोला जाता है, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद भारत का लौह पुरुष यह बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसका मिलान जो हो जाएगा यह 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले 4 3 1 2 हो जाएगा, तो मिलान ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को, महामना मदन मोहन मालवीय को और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा सालबाई की संधि, क्योंकि सालबाई की संधि जो हुई थी यह 1782 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी यह 1792 में हुआ था। उसके बाद बसीन का संधि हो जाएगा, क्योंकि यह जो हुआ था यह 1802 में हुआ था। और उसके बाद जो हो जाएगा अमृतसर का संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सबसे पहले 4 3 2 1 लगातार हो जाएगा, 4 3 2 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कालक्रम के अनुसार। सबसे पहले सालबाई की संधि 1782 में हुआ, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, 1802 में बसीन की संधि और 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच में योम किपुर युद्ध जो है यह लड़ा गया था अक्टूबर 1973 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। योम किपुर युद्ध, जिसे रमजान युद्ध या अक्टूबर युद्ध के रूप में जाना जाता है, 1973 में हुआ था। और मुख्य लड़ाकू देश जो है इजराइल तथा मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब राज्यों के गठबंधन थे। और यह युद्ध 1973 में शुरू हुआ, जो यहूदी धर्म के से पवित्र दिन योम किपुर के साथ साथ इस्लामी महीने रमजान के दौरान भी मेल खाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% रहने का अनुमान है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्व घाटा 1.5% रहने का अनुमान है। साथ ही याद रखेंगे कि केंद्रीय बजट 2025-26 में 4 महत्वपूर्ण इंजन हैं, जिसमें शामिल है कृषि, निर्यात, निवेश और MSME। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है। तो यूक्रेन ने इसे नाम दिया है ऑपरेशन स्पाइडर वेव नाम दिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और स्पाइडर वेव जो है यूक्रेन ने 1 जून 2025 को रूस के साथ युद्ध का अपना सबसे लंबा दूरी का हमला किया। तस्करी किए गए ड्रोन का उपयोग करके 4 सैन्य ठिकानों पर कम से कम 40 रूसी युद्धक विमानों पर बड़ा हमला किया था, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर वेव का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब
किस टीम को हरा करके अपने नाम किया है? तो उन्होंने किंग्स 11 पंजाब को हराया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने अपने आखिरकार अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया है और पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा करके अपने 18 साल के खिताबी सूखे को खत्म किया है। आईपीएल के 18वें संस्करण का फाइनल 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया था और पहला संस्करण 2008 में हुआ था और राजस्थान रॉयल ने इसे जीता था। 2024 का संस्करण जो है चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखिएगा कि आरसीबी जो है इन्होंने यह विजेता रहे थे और 20 करोड़ रुपए का चेक और विजेता ट्रॉफी प्राप्त किया और उप विजेता रहे थे जो पंजाब किंग्स, इन्होंने 12.5 करोड़ रुपए और चेक और शील्ड प्राप्त किए थे। साथ ही याद रखेंगे ऑरेंज कप जो है गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को दिया गया था। उसके बाद पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था और प्लेयर ऑफ द फाइनल आरसीबी के कुणाल पांड्या को दिया गया था। और आईपीएल का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे और आईपीएल का उभरता हुआ खिलाड़ी यानी इमर्जिंग स्टार जो हो जाएगा यह गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन हो जाएगा। वहीं सबसे ज़्यादा चौके साई सुदर्शन ने लगाए थे, 88 चौके लगाए थे। सबसे ज़्यादा छक्के लखनऊ सुपर जायंट के निकोलस पुरन, इन्होंने 40 छक्के लगाए थे और फेयर प्ले अवार्ड जो है यह चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर के भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? तो यह लगाया जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस सौदे के 26 राफेल एमजेट 2028 से 30 के समय सीमा में वितरित किए जाएंगे, जिसमें फ्यूजलेज के लिए उत्पादन सुविधा की स्थापना के साथ साथ भारत में विमान इंजन, सेंसर और हथियारों के लिए एमआरओ सुविधाएं भी शामिल होंगी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एस महेंद्र देव को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित, यहाँ पे भेड़ हो जाएगा, भेड़ बना करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक जीन संपादित भेड़ बनाया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 है, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में स्थित है? तो चागोस द्वीप जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह किया गया है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 मई 2025 को पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और वह प्रीति सूदन का स्थान लेंगे, जो श्रीमती RM बाथो यानी खरबुली 1962 से 96 के बाद जो है यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला थी। और डॉक्टर कुमार जो हैं केरल कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले वे अगस्त 2019 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान डैश के तहत की गई थी। तो इस अभियान का उन्होंने नाम रखा था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? यह किया गया था कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके साथ थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 39 है
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 191वां है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारत का स्थान 191वां है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? तो यह लगाया गया है पंचवटी एक्सप्रेस में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत में ट्रेन में ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है और एटीएम को मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो यह बन गया है मॉरिशस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि मॉरिशस जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है और यह बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद CPF पर हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक रूप से चौथा देश भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? तो यह बांग्लादेश को दी जाती थी सुविधा, यह वापस ले लिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस ले लिया है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है कि चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 1 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका शुरुआत किया गया और टाइगर ट्रायम्फ का तीसरा संस्करण भी मार्च 2024 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, सरस्वती सम्मान 2024 किससे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो सरस्वती सम्मान 2024 यह साधु भद्रेश दास को प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 23 का क्लॉज 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो 22 है यह अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों का अधिकार होता है और अनुच्छेद 23 का जो क्लॉज 2 है इस अनुच्छेद की कोई बात जो है राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद जो 24 है यह कारखानों में इत्यादि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो ऐसी स्थिति में अधिकार परीक्षा रीट को जारी किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे बोला गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सही स्टेटमेंट को चूज करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है। यह भी सही दिया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सरकारी विधेयक होता है
यह विधेयक किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, और गैर सरकारी सदस्यों का जो विधेयक होता है, यह विधेयक किसी ऐसे सांसद द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं होता है। उसी को हम लोग प्राइवेट यानी निजी विधेयक बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, इसमें गलत को चूज करना है। पहला है 1960 में बम्बई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। तो सेकेंड ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि मणिपुर और त्रिपुरा राज्य जो है 1972 में अस्तित्व में आए थे, और असम से अलग करके 1972 में जो है असम से अलग करके यह बनाया गया था मेघालय। यहाँ पे मणिपुर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे असम से अलग करके मेघालय को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। वही नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, यह सही है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आए थे, यह भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि ये 1966 से 77 तक, फिर 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी, जो कि बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपए का अवमूल्यन हुआ था, यह भी सही दिया हुआ है। और इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। लास्ट स्टेटमेंट है कि लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था, जो स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही बताना था। याद रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था, न कि विदेश मंत्रालय का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य ये डॉक्टर HP मोदी नहीं थे, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है BR अम्बेडकर यह अध्यक्ष बने थे। उसके बाद श्री N गोपाल स्वामी अयंगर यह सदस्य शामिल थे, और श्री अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर यह भी सदस्य बने थे। साथ ही साथ KM मुंशी भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी थे, N गोपाला स्वामी थे, अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को समाविष्ट किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है कि 1976 का 40वां संविधान संशोधन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो यह लागू किया गया था अनुच्छेद 297 पे, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 1976 के 40वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार जो है संविधान के अनुच्छेद 297 के स्थान पर उसमें अनुच्छेद रखा गया 297 का क्लॉज 1 रखा गया, क्लॉज 2 रखा गया और क्लॉज 3, यह तीनों रखा गया था। और इन अनुच्छेदों में संसद को समय समय पर निर्देश करने का अधिकार भी दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। तो यह हो जाएगा नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का निर्धारण, यह संभव नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संसद जो है कानून द्वारा कर सकती है एक राज्य से क्षेत्र को अलग करके, या दो से अधिक राज्यों या कुछ हिस्सों को एकजुट करके एक राज्य बना सकती है संसद। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को कम कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है, और किसी भी राज्यों के नाम को बदल सकती है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। और सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था, यह भी सही है। और PC महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, यह भी बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा
आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना फाइनेंशियल ईयर में मुखर हुई थी। तो भारत में समावेशी विकास की जो अवधारणा है यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई थी। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रूप से तेज और अधिक समावेशी विकास को अपनाना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसे 2005 में अपनाया गया था नरेगा को, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था, यह भी सही है। और 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया था, यह भी सही है। और इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाती है, यह भी सही दिया हुआ है। तो इसमें जो है सभी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। 1, 2, 3, 4 सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करती है। तो यह जारी की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है। तो इसमें समृद्धि जो है यह 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, साम्य होती है, समृद्धि होती है और स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो इसमें समृद्धि शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है कि विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी को निकालना है। तो विरामावस्था में चलकर कोई ट्रेन जो है 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है, तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो हो जाएगा यह 3600 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको अगर निकालना होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसका इनिशियल जो है वेग जो हो जाएगा यह 0 हो जाएगा। उसके बाद एस्केलेशन जो त्वरण दिया हुआ है एस्केलेशन यह दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। और जो टी है टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, यानी 60 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डाल सकते हैं इसका कि यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे यूटी जो हो जाएगा यू इनिशियल जो है 0 है तो पहले 0 हो जाएगा, फिर अब बचेगा हाफ। अब एस्केलेशन जो है 2 दिया हुआ है और टी दिया हुआ है 60 का स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 60 का स्क्वायर 3600 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, गलत को चूज करना है। वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए हैं, जो कि सही है। और इनसैट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है, यह भी सही है। और वे संचार उद्देश्यों के डिजाइन किए गए हैं, यह भी सही है। और इसका शुरुआत जो किया गया था 1979 में किया गया था, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक जो होता है यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखेंगे, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है। तो मायोपिया जो होता है यह रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे निम्न में डुबाकर। तो एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे अल्कोहल में डुबाया जाए तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है कि इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर आदि में हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें जो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है इसका कारण होता है कि नाइक्रोम का गलनांक जो होता है अधिक होता है, नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है और नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है। तो इनमें से सभी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ
होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ इसमें नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता माप है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनना है। तो धातुओं का विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो हो जाता है यह होता है Hg का होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा Ag सबसे ज्यादा, उसके बाद निकल हो जाएगा, फिर W, फिर Ag हो जाएगा। W जो होता है इसे टंगस्टन बोलते हैं हम लोग, और Ag जो होता है यह चांदी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि इसका प्रज्वलन तापमान जो होता है बहुत कम होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं, एक होता है श्वेत फास्फोरस, उसके बाद श्वेत फास्फोरस जो होता है यह 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर स्वतः ही हवा में जल उठता है। उसके बाद एक होता है लाल फास्फोरस, तो लाल फास्फोरस का जो प्रयोग है दिसलाई में किया जाता है, और एक होता है काला फास्फोरस। काला फास्फोरस जो होता है यह सबसे कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो होती हैं या पॉलीथीन की बनी होती हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव सैक जो है कहलाती है। तो यह होती है लाइसोसोम। याद रखेंगे कि कोशिका में जो है लाइसोसोम यह पाचन थैली कहलाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्लोरेन काइमा बने होते हैं। तो क्लोरेन काइमा जो होते हैं यह मृदु ऊतक के द्वारा बने होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरेन काइमा जो होते हैं यह ऊतक पौधों में तनन सामर्थ्य प्रदान करते हैं, और क्लोरेन काइमा का कार्य प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि द्वारा स्टार्च का निर्माण करना है, और क्लोरेन काइमा ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है। तो यह होता है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जो है अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल होता है जो वसा में घुलनशील होता है, विटामिन ए होता है। और पादप के कैरोटीन रंजक में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और मनुष्य के शरीर में 2 विटामिन डी और ई दोनों मनुष्य के शरीर में बनते हैं। और विटामिन सी जो होता है यह प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं। तो मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम यह हो जाता है हैमर होता है, एनिमिल होता है, और स्टीरप होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि फीमर जो होता है टिबिया और फिबुला यह पाँव की हड्डी होती है, और एक होता है रेडियस और अल्ना या ह्यूमरस यह हाथ की हड्डियाँ होती हैं, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेपिज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं है, यानी विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। यह हो जाएगा हैजा, क्योंकि हैजा जो होता है यह विषाणु जनित नहीं है। हैजा जो होता है यह जीवाणुओं के कारण होता है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, जैसे वायरस से होने वाली बीमारी है खसरा, गलसुआ, चेचक, उसके बाद होता है इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, यह सभी वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है एक परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर वक्रित होता है तब निर्मित द्रवत जो होता है यह अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान करना है। सबसे पहले कमी से होने वाले रोग का नाम दिया हुआ है, उसके बाद विटामिन या खनिज का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले है स्कर्वी। तो स्कर्वी जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद है घेगा रोग जो होता है विटामिन आयोडीन की कमी से होता है। उसके बाद रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, इसका मिलान जो हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद है रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद है एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है, इसका मिलान जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 2, 3, 1।
2 3 1 उसके बाद 4 5 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है, तत्व दिया हुआ है ए बी और सी डोबेराइनर के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार कितना होगा? तो बी का परमाणु भार जो हो जाएगा यह 88 हो जाएगा। डोबेराइनर के त्रिक के नियम के अनुसार जो है त्रिक में बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का समांतर माध्य होता है। तो समांतर माध्य जब निकालेंगे तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2। तो यह अप्रॉक्स जो होता है यह अप्रॉक्स 88 होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद है। तो वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद वेद प्लस उक्त हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि मृगनयनी जो है मृग के नयनों के समान नयन वाली, इसी को हम लोग बोलते हैं मृगनयनी। यहाँ पे नयन जो है उपमेय है और मृग जो होता है यह उपमान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका पैसिव फॉर्म को चूज करना है। 1 शुड कीप वंस प्रॉमिस। इसका जो पैसिव हो जाएगा यह हो जाएगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है, इंडेवर शब्द का विलोम होगा। तो इंडेवर जो होता है, इंडेवर का जो साइनो होता है इसका मतलब होता है एम होता है, एफर्ट होता है, ये सब होता है, साइनो होता है। लेकिन यहाँ पे विलोम पूछा गया है तो विलोम जो होता है यह होता है इन एक्टिविटी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह यह बना है बधावन बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखेंगे कि बधावन बंदरगाह जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि यह हेनरी डेरेजियो को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्रथम स्वतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस परेड जो है 1950 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके उपलक्ष्य में जो है यह परेड जो है इरविन एम्फी थिएटर अब मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित की गई थी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो उस परेड के मुख्य अतिथि रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यह 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान तीसरा जो है यह चंद्रमा की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त 24 को पहली जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। साथ ही याद रखेंगे चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को यह जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान जो 4 है यह 2028 में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना को टोटल 7 कमांडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था? तो यह किया गया था 2021 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका नामकरण जो है 2021 में मोदी सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है कि अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो अहपन लोक कला जो है यह बिहार से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि रंगोली है, रंगोली महाराष्ट्र से संबंधित है। साथिया गुजरात से संबंधित है। उसके बाद गोदना बिहार का होता है। मंडाना होता है राजस्थान में होता है। उसके बाद मेहंदी जो होता है यह भी राजस्थान का है। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का। अल्पना होता है पश्चिम बंगाल और असम का। और कोलम जो होता है यह तमिलनाडु का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 है
निम्नलिखित का मिलान करना है। सबसे पहले पीढ़ी का नाम दिया हुआ है, उसके बाद वर्ष अंतराल दिया हुआ है। तो जनरेशन एक्स जो है यह 1965 से 80 के बीच में था, जनरेशन एक्स। जनरेशन वाई जो होता है यह होता है 1981 से लेकर के 1996 के बीच को जनरेशन वाई कहा जाता है। और जनरेशन जेड जो होता है 1997 से लेकर के 2010 तक के एरा को जनरेशन जेड कहा जाता है। और लेटेस्ट वाला जनरेशन अल्फा जो है यह 2010 से लेकर के 2024 तक को जनरेशन अल्फा कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगे मैथ्स है, आप लोग मैथ सोल्व कर लीजिएगा। अगर सोल्व नहीं होता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कीजिएगा @StudyMania5, तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। आप लोग सोल्व नहीं होता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं।